नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है बेबाक रिपोर्ट। अगर आपको पेंशन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आप सभी को यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज आप जो भी जानकारी यहां से प्राप्त करने वाले हैं वह किसी भी प्रकार की अफवाह या नकली खबर पर आधारित नहीं है, बल्कि हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वह तथ्य, वह आधिकारिक दस्तावेज और वह सटीक अपडेट्स जो सीधे तौर पर महत्वपूर्ण बैठकों, पेंशन संगठनों के बयानों और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच हुई चर्चाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको अभी जो कुछ भी देखने और सुनने को मिलेगा वह पूरी तरह से आपके अधिकारों, आपके भविष्य और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी लेकिन सच्ची तस्वीर है। इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, ताकि आपके मन में कोई भी शंका या भ्रम ना रह जाए और आप वास्तविकता से पूरी तरह वाकिफ हो सकें। अब बात करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए के साथ साथ DA और मेडिकल सुविधाओं से जोड़ने की मांग को लेकर गोवा में 24 नवंबर की तारीख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है। यह बैठक न सिर्फ पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव की संभावना भी दिख रही है। तो सवाल यह उठता है कि इस बैठक से आम पेंशन धारकों के लिए वास्तव में क्या बदलाव आ सकता है। इस बैठक को लेकर चारों तरफ किस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, इसकी अहमियत क्या है और किस तरह से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस DA का मुद्दा इस बैठक की केंद्रीय धुरी बनने वाला है। इस बैठक के एजेंडे में और क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज हम आपको विधानसभा चुनावों में नोटा विकल्प CBT मीटिंग और EPS 95 पेंशन के आपसी रिश्ते के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पेंशन भोगियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह ऐलान किया जा रहा है कि यदि जल्द ही पेंशन राशि में उचित बढ़ोतरी नहीं की गई तो आगामी चुनावों में सभी पेंशन भोगी अपने परिवारजनों के साथ मिलकर नोटा के पक्ष में वोटिंग करेंगे। यह मुद्दा झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखना यह है कि पेंशन भोगियों की यह रणनीति सरकार पर कितना असर दिखा पाती है। इसी क्रम में एक और गंभीर मामला सामने आया है। उच्च पेंशन के लिए EPFO द्वारा की जा रही ढिलाई का आरोप है कि संगठन सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और इस तरह से न्यायालय की अवमानना कर रहा है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेफी की ओर से श्रम मंत्री को एक जरूरी पत्र भी लिखा गया है, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे और अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह देश के 27 राज्यों के पेंशन भोगी एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी पेंशन 15,000 रुपए प्रतिमाह होनी चाहिए, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल हो। यह आंदोलन अब एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप ले चुका है और इसके पीछे पेंशन भोगियों की एकजुटता ही उनकी ताकत बन रही है। इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल बेबाक रिपोर्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि भविष्य में आप तक इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले उस बड़ी बैठक की ओर चलते हैं जो गोवा में होने जा रही है और जिसने सभी पेंशन भोगियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किए जाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर गोवा में 24 नवंबर को होने वाली बैठक इस वक्त सुर्खियों में है। यह बैठक वास्को डी गामा गोवा के जय संतोषी माता मंदिर न्यू बज में आयोजित की जाएगी। ईद की अगुवाई EPS 95 NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत करेंगे। इस सभा में गोवा राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। संगठन की ओर से सभी कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन धारकों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ इस बैठक में भाग लें और अपने भविष्य तथा पेंशन लाभों से जुड़े अधिकारों के प्रति जागरूक हो। यह बैठक उन्हें अपनी मांगों को एक मंच पर रखने और सामूहिक ताकत दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। हालांकि इस बैठक को लेकर पेंशन भोगियों के बीच कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी बैठकों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। जैसे कि एक पेंशन भोगी श्री उन्नत कृष्ण ने कहा है कि उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए भी यह कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि असली समस्या तो यह है कि हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं कर रही। उनके अनुसार जब तक सरकार का रवैया नहीं बदलता तब तक ऐसी बैठकों में समय बिताना केवल एक प्रकार की रस्म अदायगी ही है। उनका मानना है कि अगर कुछ बदलाव लाना है तो वर्तमान सरकार को बदलने की दिशा में काम करना होगा। इस प्रकार के बयानों से साफ जाहिर होता है कि पेंशन भोगी अब केवल बैठकों और वादों से आश्वस्त नहीं होना चाहते, बल्कि ठोस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। फिर भी यह बैठक इस मांग को और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की जो सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों और पेंशन भोगियों की रणनीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पेंशन भोगी इस बार चुनावी रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आगामी विधानसभा चुनावों में नोटा यानी नन ऑफ द अबव के पक्ष में मतदान करेंगे। यह रणनीति विशेष रूप से झारखंड
झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां चुनाव नजदीक है। पेंशन भोगियों का मानना है कि अगर वे सामूहिक रूप से नोटा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे सरकार को एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि उनकी अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बारे में एक पेंशन भोगी श्री मूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि वे कभी भी नई पेंशन योजना में संशोधन की उम्मीद नहीं करते, खासकर उन लोगों के लिए जो सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके अनुसार इस स्थिति में केवल ईश्वर ही उनकी मदद कर सकते हैं। वहीं एक अन्य पेंशन भोगी श्री सत्यनारायण हेगड़े ने सीबीटी मीटिंग्स पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बैठकें केवल समय बिताने से, चाय कॉफी और बिस्कुट खाने तथा पारिवारिक मामलों की चर्चा तक सीमित रह जाती है। उनका मानना है कि इन बैठकों का कोई ठोस उद्देश्य नहीं होता और यह ट्रेड यूनियन जो प्रशासन के साथ मिलकर काम करती हैं, पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करने में विफल रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नौकरशाह और यहां तक कि कर्मचारी संघ भी पेंशन भोगियों को तीसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं और उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इसी तरह श्री सलिल रावल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि अतीत में सीबीटी ने कभी भी पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों का पक्ष ईपीएफओ के सामने मजबूती से नहीं रखा। उनके अनुसार सरकार पेंशन भोगियों को भिखारियों की तरह समझती है और महज 4,000 रुपए की नकद राशि देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहती है, जबकि असल मांग तो पेंशन राशि में मौलिक बदलाव की है। इन सभी टिप्पणियों से स्पष्ट है कि पेंशन भोगियों का धैर्य अब टूट रहा है और वे चुनावों के माध्यम से अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उस गंभीर मुद्दे की जो उच्च पेंशन में ईपीएफओ द्वारा की जा रही देरी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी सेफी ने श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय पीएफ आयुक्त को एक जरूरी पत्र लिखा है। सेफी, जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले लगभग 20,000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इस पत्र के माध्यम से पेंशन भोगियों को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। सेफी के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार बचौर द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के क्रियान्वयन में हुई देरी से पेंशन भोगियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पत्र में 30 सितंबर को ईपीएफओ मुख्यालय दिल्ली में आयोजित पेंशन और ईपीएस कार्यान्वयन समिति की बैठक में हुई चर्चा का भी जिक्र किया गया है। इस बैठक में क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया और पीओएचडब्ल्यू के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। बैठक के दौरान कर्मचारी प्रतिनिधि श्री शशि मलेसम ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के मामले को उठाया, जहां आवेदकों द्वारा जरूरी राशि जमा करा दिए जाने के बावजूद लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी पीपीओ जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया तो यह न्यायालय की स्पष्ट अवमानना होगी। उन्होंने एनटीपीसी के लंबित आवेदनों पर चिंता जताई, जहां अभी तक मांग पत्र जारी नहीं किए गए हैं। भविष्य में होने वाली मुकदमेबाजी से बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को तुरंत पीपीओ जारी करने के निर्देश दिए जाएं और पीपीओ जारी करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए। एक अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि श्री अतुल सोबती ने भी इस बात पर जोर दिया कि जैसे ही पेंशन भोगी आवश्यक राशि जमा कर देते हैं, उनका पीपीओ तुरंत जारी किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए। उन्होंने पीओएचडब्ल्यू मामले में ट्रस्ट नियमों के मुद्दे का विश्लेषण करते हुए इसका शीघ्र समाधान करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने ईपीएफओ में कर्मचारियों की कमी की समस्या को दूर करने पर भी बल दिया। वहीं श्री आर के माथुर ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के पीओएचडब्ल्यू आवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया। श्री सुकुमार समलेश ने सुझाव दिया कि उच्च वेतन पर पेंशन से जुड़े कुछ जटिल मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ अलग से चर्चा की जानी चाहिए। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि पेंशन भोगी और उनके प्रतिनिधि लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन ईपीएफओ की ओर से इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। और अंत में हम आपको देश के 27 राज्यों में चल रहे पेंशन भोगियों के एकजुट आंदोलन के बारे में बताएंगे। यह आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है और पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर एक मंच पर आ रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपए प्रतिमाह होनी चाहिए, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल हो। यह आंदोलन केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों से पेंशन भोगी इसमें शामिल हो रहे हैं और सामूहिक रूप से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस एकजुटता ने पेंशन भोगियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। वे अब चुपचाप अपनी समस्याएं सहने को तैयार नहीं हैं, बल्कि सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर मंच पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की बेबाक रिपोर्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेबाक रिपोर्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।